स्टार्ट सर। हम्म, नमस्ते। नमस्ते बच्चों। हम आज घर में बैठ के कोरोना के कारण हम 10वीं का ऑनलाइन अध्यापन चल रहा है। तो बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन शिक्षा माध्यम से हिंदी माध्यम कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम विषय है भूगोल। तो आज हम भूगोल का 8वां पाठ देखने वाले हैं और पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय। तो बच्चों, इससे पहले हमने 2 पाठों में जानकारी ली है, जो कि भारत और ब्राजील की जनसंख्या का भी अध्ययन किया है। और उसमें हमें समझ में आया है कि कौन से राष्ट्र में ज़्यादा जनसंख्या है। और इसके साथ साथ हमने 7वें पाठ में मानवीय अधिवास भारत और ब्राजील, इसकी भी जानकारी हमने ली है। तो मानवीय अधिवास में हमने देखा है कि हमारे देश का भी विकास हो चुका है और ब्राजील का भी। और बड़े बड़े जनसंख्या बढ़ने के कारण भारत में भी नए नए महानगरों का निर्माण हो रहा है। ये भी हमने इससे पहले पाठ में देखा था। और जिस प्रकार से हमारे भारत देश में महानगरों का विकास हो रहा है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, न्यू मुंबई और ऐसे अनेक शहर, लुधियाना, ऐसे अनेक शहर शहर का नगरीकरण हो रहा है। तो यह हमने जानकारी गए पाठ में ली है। उसके साथ साथ ब्राजील में भी मुख्य शहर साओ पाउलो, यह भी महानगर है और उसमें भी बहुत नगरीकरण हो चुका है। ये तो मानवीय अधिवास दोनों देश में वातावरण के चलते हुए अलग अलग प्रकार का अधिवास हमें दिखाई देता है। और इसके साथ साथ अभी हम इस पाठ में जो आपको मैं अभी पढ़ाने जा रहा, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय। तो ब्राजील की अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय और भारत के अर्थव्यवस्था और व्यवसाय कैसे है, कौन से है, तो किस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है ब्राजील और भारत के देश में, कि इसमें हम इस पाठ में हम भारत और ब्राजील के प्रमुख उद्योगों का अध्ययन करने वाले हैं। हमारे भारत में और ब्राजील में कौन कौन से प्रमुख उद्योग है, उन उद्योगों से क्या उत्पादन किया जाता है और हमारे देश के बीच कौन कौन से उत्पादन ले जाते हैं, और ब्राजील और भारत के साथ आयात निर्यात किस प्रकार की वस्तुओं की होती है, इसका हम अध्ययन देखने वाले हैं। तो अभी हम भारत के ब्राजील के जो प्रमुख उद्योग है उसकी तरफ हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो हमारा जो उपघटक है वो उपघटक है ब्राजील में उद्योग। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। तो पहले हम ब्राजील के प्रमुख उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ब्राजील में कौन कौन से प्रमुख उद्योग है जिसके कारण ब्राजील में अर्थव्यवस्था एकदम मजबूत हो रही है। देखिए, कभी भी कौन सी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, वो अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण होता है उस देश की कृषि। यह हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। जिस देश की कृषि
अच्छी होती है, उसके बाद संसाधन, व्यापार में वृद्धि, लोगों को रोजगार, इसके अनेक कारण से उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने में सहभाग होता है। तो जहाँ कृषि अच्छी होती है वहाँ विकास होता है, और विकास होने के लिए हमारे लिए कृषि के साथ साथ बिजली, पानी, इस सभी की हमें जरूरत होती है। यहाँ जहाँ ज़्यादा उपलब्ध होती है वह वहाँ अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है। तो ब्राजील में भी ऐसा ही वहाँ के सरकार ने अपने अच्छी तरह से नियमों का पालन करके वहाँ उन्होंने देश का विकास होने के लिए बढ़ोतरी दी है। तो ब्राजील में हम उद्योग देख रहे हैं, और ब्राजील में उद्योग, प्रमुख उद्योग में लौह और इस्पात, वाहन संयोजन, खनिज तेल की प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन इत्यादि का इस प्रमुख उद्योगों में समावेश होता है। यहाँ के ऐसे उद्योगों के कारण वहाँ के अर्थव्यवस्था जो है ब्राजील की, वो अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत हो रही है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े खदान वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ से लौह और इस्पात बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। उसके साथ साथ वाहन संयोजन, मतलब वाहनों की निर्मित, नई नई गाड़ियों का निर्माण करना, बहुत सारी प्रकार की जो गाड़ियां होती है उस गाड़ियों का निर्माण वहाँ किया जाता है। और इसके साथ साथ खनिज तेल, तो खनिज तेल की प्रक्रिया, तो ब्राजील के पूर्व दक्षिण भाग में समुद्र किनारे के वहाँ बहुत ही मात्रा में नेचुरल खनिज तेल निकलता है, और उसके ऊपर वहाँ प्रक्रिया करने की भी बहुत बड़ी मात्रा में उद्योगों का विकास हुआ है। तो हमने यहाँ लौह और इस्पात का यहाँ भी उद्योगों का बड़ी मात्रा में विकास हुआ है। वाहन संयोजन में भी वहाँ विकास हो चुका है, और खनिज तेल की जो प्रक्रिया है, जो कच्चा माल है उसको पक्का करके मार्केट में भेजा जाता है, तो उसको हम खनिज तेल की प्रक्रिया का उद्योग कह सकते हैं। उसके साथ साथ रासायनिक उद्योगों में हम देखेंगे तो रासायनिक उद्योगों में जो दवाइयाँ हैं, कृषि के कारण, कृषि की दवाइयाँ हो, अनेक प्रकार के केमिकल्स हो, तो उसका भी उत्पादन, खाद्य उत्पादन, खेती के लिए खाद की आवश्यकता होती है। अनेक गुणकारी केमिकल्स, रासायनिक उत्पादनों का वहाँ अनेक बड़ी मात्रा में रासायनिक उत्पादन निर्माण किया जाता है। इसका भी यहाँ के ब्राजील के अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निर्माण हो चुका है। उसके साथ साथ सीमेंट उत्पादन, तो वहाँ भी सीमेंट उत्पादन का बड़ी मात्रा में वहाँ विकास हो चुका है, और महामार्ग बनवाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने के लिए, हर चीज के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। तो यह सीमेंट उत्पादन भी उस देश में, ब्राजील में, यह जो उद्योग है सीमेंट उत्पादन उद्योग बड़ी ही मात्रा में बढ़ोतरी उसका भी हो चुकी है। तो यह प्रमुख उद्योगों में इनका समावेश होता है। ये हम देख रहे, ये सब जो उद्योग है यह प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग है, क्योंकि इस उद्योगों में बहुत ही बड़ा तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करके इसमें विकास हो चुका है और विकास हो रहा है, इसलिए ब्राजील का हम बार बार नाम लेते हैं। तो उसके साथ साथ ये तो हमारे तंत्रज्ञान के ऊपर चलने वाले, प्रौद्योगिकी के ऊपर चलने वाले
यह उद्योग है, यह हमने देखा है और हमारे भी देश में है, वो हमें आगे देखना है। तो इसके साथ साथ जो हमें ब्राजील में पारंपरिक कौन कौन से उद्योग है, वहाँ पारंपरिक उद्योगों का भी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में स्थान होता है, ये हमें सभी को पता है। तो भारत में ब्राजील में भी पारंपरिक उद्योग कौन से है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अभी हम पहले ये देख रहे हैं कि प्रमुख उद्योग है, मैंने आपको दिखा रहा हूँ इधर, कि आपको ये चित्र देखकर समझ में आएगा कि सच में यह उद्योग ऐसे होते हैं। तो लौह और इस्पात, तो लौह और इस्पात का उत्पादन हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ वाहन संयोजन, जो वाहनों का निर्माण किया जा रहा है और वहाँ अलग अलग कंपनियों की गाड़ियों को बनाकर वो मार्केट में लाया जाता है। इसके कारण भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ की ब्राजील में विकसित हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है। इसके साथ खनिज तेल की प्रक्रिया देखिए, ये समुद्र से इस प्रकार से खनिज तेल निकाला जाता है, जैसे हमारे बंबई में भी हम देख सकते हैं। बंबई में आप जाओगे समुद्र में तो आपको वहाँ ऐसे खनिज तेल की प्रक्रिया उद्योग आपको दिखाई देता है। यहाँ से कच्चा माल दिया जाता है, इसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है। और हम देख रहे हैं अभी रासायनिक उत्पादन। तो रासायनिक उत्पादन में आपको बताया मैंने कि केमिकल का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि हमारे कृषि के लिए औषध तैयार करना, दवाइयाँ तैयार करना, खाद तैयार करना, और ऐसे अनेक कारण के लिए वहाँ रासायनिक का भी उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। ये भी हमारे इस ब्राजील के अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योगों में भी ब्राजील ने अच्छी तरह से विकास किया है। ये भी यहाँ के ब्राजील के अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक है। तो हम यहाँ देखे हैं प्रमुख उद्योग हम देख रहे हैं, इसमें लौह इस्पात, वाहन संयोजन, खनिज तेल की प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन इत्यादि अनेक और भी ऐसे उद्योग है जो कि तंत्रज्ञान के माध्यम से वहाँ ये उद्योग किए जाते हैं। तो आपको महत्वपूर्ण खाली जानकारी के लिए ब्राजील की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो रही है, इसकी जानकारी के लिए आपको कुछ ही ऐसे ही उद्योगों का यहाँ दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको मैंने बताई है। तो ऐसे दूसरे भी उद्योग वहाँ है, उससे भी उन उद्योगों से भी ब्राजील का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। और आगे देखेंगे इत्यादि उद्योग का समावेश होता है, जो अभी मैंने आपको बताया है कि लौह इस्पात, वाहन संयोजन, खनिज तेल की प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन इत्यादि का समावेश होता है ब्राजील के अर्थव्यवस्था मजबूत करने में। प्रौद्योगिकी पर भले ही बढ़ रहे हैं हो, पर उद्योग भी महत्वपूर्ण है। देखिए, तो इन उद्योगों का विकास तो हो रहा है, उनकी तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पहले से जो तंत्रज्ञान आने से पहले से जो पारंपरिक जो उद्योग है वो भी ब्राजील के अर्थव्यवस्था में उनका प्रमुख स्थान है, वो भी वहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। तो देखिए, शक्कर, सूती कपड़ा, रेशम ऊनी कपड़ा उद्योग और खाद्य उद्योगों का ब्राजील में अच्छा विकास हुआ है। तो वहाँ मैंने पहले ही बताया कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए वहाँ कृषि अच्छी होनी चाहिए। तो ब्राजील में भी अनेक तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करके वहाँ कृषि की जाती है। आप चाहे तो आप अपने नेट पे आप सर्च करके देख सकते हो कि भारत की कृषि और ब्राजील की कृषि करने का जो तरीका है, वहाँ के किसान और यहाँ की भी किसान, इसमें आपको
बहुत फर्क दिखाई देगा, क्योंकि ब्राजील में हर कोई भी अनाज हो उसके ऊपर सब प्रकार से तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करके वहाँ खेती की जाती है। अभी देखेंगे उदाहरण में शक्कर का उत्पादन बड़ी मात्रा में वहाँ होता है। तो शक्कर का उत्पादन होने के लिए वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ का जो हम बोलते हैं कि गन्ने का रिकवरी, मतलब गन्ने के अंदर गन्ना कितना भी बढ़ाया तो चलेगा नहीं, लेकिन उसमें अंदर कितना मिठास पैदा है, कितना मिठास निर्माण हो चुका है, कितना शक्कर निर्माण हो चुका है, उसके ऊपर वहाँ के शक्कर चीनी मिलों को फायदा होता है। इससे ज़्यादा इससे क्या होता है, ज़्यादा चीनी का शक्कर का उत्पादन होता है और वहाँ शक्कर उद्योगों का विकास भी होता है। उसके साथ साथ किसानों का भी फायदा होता है, क्योंकि किसानों को भी उनके कच्चे माल को, गन्ने को बड़ी मात्रा में वहाँ दाम मिलता है। तो जो वहाँ का जो तरीका है, तो आप नेट के, अब मैं यहाँ अभी बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारी जानकारी है। तो यह आप शक्कर के जो पारंपरिक उद्योग है हम वो देख रहे हैं। शक्कर है, सूती कपड़ा है, रेशम ऊनी कपड़ा उद्योग और खाद्य उद्योग का ब्राजील में अच्छी तरह से विकास हुआ है। ये सभी जो उद्योग है, ये पारंपरिक, ये सभी पारंपरिक जो उद्योग है, ये उद्योग यहाँ के कृषि पर आधारित है। यहाँ हम देख सकते हैं। देखिए ब्राजील में पारंपरिक उद्योग में देखेंगे तो शक्कर उद्योग है। देखो शक्कर चीनी मिल, शक्कर के कारखाने आपको पहले दो चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो यह शक्कर के कारखाने होते हैं, उसको शुगर फैक्ट्री कहा जाता है। वहाँ किसान से कच्चा माल मतलब गन्ना लाकर वहाँ शुगर फैक्ट्रियों में उसका शक्कर का निर्माण किया जाता है। तो शक्कर उद्योग में भी ब्राजील में बहुत बड़ा विकास हो चुका है। यह एक वहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। ब्राजील में उच्च प्रति की शक्कर का निर्माण किया जाता है। हमें सबको मालूम है शक्कर में प्रकार होते, छोटी शक्कर, बड़ी शक्कर, एक ऐसा अनेक क्वालिटी वाली शक्कर होती है। मतलब हर एक खाने के चीज में क्वालिटी होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ एक अच्छी प्रकार की क्वालिटी का शक्कर का निर्माण किया जाता है, उत्पादन होता है। और यह हम देख रहे हैं पहले दो चित्र में, ब्राजील में शक्कर उद्योग, यहाँ की चीनी मिलें हम देख रहे हैं, सॉरी। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं दूसरा प्रमुख व्यवसाय वहाँ का जो भी कृषि के ऊपर आधारित है, सूती कपड़ा उद्योग। तो सूती कपड़े में हम आपको दिखा रहे हैं कि दो चित्र पोस्टर डाला है मैंने। तो सूती कपड़ा उद्योग में हम वहाँ ब्राजील में भी कृषि के ऊपर आधारित किया जाने वाला प्रमुख व्यवसाय है, क्योंकि वहाँ से उच्च प्रति की कपास निर्माण होती है। इससे क्या होता है, वहाँ से कंपनियों में हमें मालूम है सूती मिल हम बोलते हैं, कपड़ा मिल। तो सूती कपड़ा उद्योग यह ब्राजील में बड़ी मात्रा में उसका विकास हो चुका है। यहाँ उच्च प्रति का सूती कपड़ा का निर्माण किया जाता है। यह भी व्यवसाय, यहाँ का उद्योग ब्राजील के अर्थव्यवस्था में और व्यवसाय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम देख रहे हैं। और यहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसे नवनिर्माण उद्योग और पारंपरिक उद्योगों के कारण ब्राजील का अर्थव्यवस्था अधिक ही मजबूत हो चुकी है। और इस प्रकार से जो हर एक व्यवसाय में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। देखिए रेशम ऊनी कपड़ा उद्योग, ठीक है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले देखा हमने सूती कपड़ा, तो अभी यहाँ रेशम। तो रेशम के धागों का निर्माण किया जाता है, उसकी खेती वहाँ होती है। तो रेशम ऊनी कपड़ा, सॉरी, रेशम ऊनी कपड़ा उद्योग हम देख रहे हैं। तो वहाँ भी तंत्रज्ञान के माध्यम से, अभी पहले जैसा नहीं था कि पहले कपड़ा उद्योग जो रहता था वहाँ ज्यादा मजदूर लगते थे और वो मजदूरों के कारण वहाँ कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन अभी तंत्रज्ञान आया है और तंत्रज्ञान का इस्तेमाल इस ब्राजील में बड़ी ही मात्रा में हो चुका है। इसका फायदा वहाँ की जनता को, वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के किसानों को, वहाँ के उद्योगपतियों को, सबको इसका फायदा हो रहा है और देश का भी फायदा हो रहा है।
क्योंकि तंत्रज्ञान के माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य वो 100 जगह के बदले में एक आदमी वहां कर सकता है, और वो कार्य भी कौन सा भी एकदम जल्दी होने में उसकी तंत्रज्ञान की सहायता होती है। तो रेशम ऊनी कपड़ा उद्योग में भी हम देख सकते हैं कि तंत्रज्ञान के माध्यम से वहाँ बहुत ही विकास हो चुका है। ये भी ब्राजील के अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। अभी देखेंगे खाद्य प्रक्रिया उद्योग। तो खाद्य प्रक्रिया उद्योग तो ब्राजील में जो कृषि से उत्पादन किया जाता है, कोई भी फल हो, अनाज हो, कोई भी चीज हो जो कृषि से उत्पादन किया जाता है, उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसका पैकिंग करके मार्केट में ब्राजील ने अपना बहुत ही नाम कमाया है। तो ब्राजील में एक खाद्य प्रक्रिया उद्योग में बहुत ही बड़ी मात्रा में उसका भी अर्थव्यवस्था में विकास हो चुका है। खाद्य प्रक्रिया उद्योग का जैसे कि हम देखेंगे आलू के चिप्स बनाना, वेफर्स बनाना, उसके बाद कोई भी फल हो, फल से जूस बनाना, ये सब पैकिंग है। तो हम अपने घर में लाके जो पैकिंग कोई भी फूड प्रक्रिया उद्योग जो है, यह हम देखते हैं। खाने पीने की चीज हो, जो भी है, इसके ऊपर ब्राजील में बहुत ही विकास हो चुका है। और जो फलों का जो फल आते हैं वहाँ, तो वहाँ से अनेक प्रकार की खाद्य प्रक्रिया की जाती है। ये सब तंत्रज्ञान के माध्यम से वहाँ चलता है। और वहाँ इसी कारण यह हमारे वहाँ के पारंपरिक उद्योग है। तो हम ये देखे हैं कि पारंपरिक उद्योगों का इस प्रकार से उनका विकास हो चुका है। इस प्रकार ब्राजील में उद्योगों का अच्छा विकास हुआ है। बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व भागों में हुआ है। पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी प्रदेशों में कम विकास हुआ है। इस प्रदेश में निवेश करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देखिए, कुछ ही भागों में, मतलब ब्राजील के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व भागों में इन उद्योगों का विकास हो चुका है। जो मैंने आपको बताया कि ब्राजील के जो उद्योग हमने देखा, जैसे कि लौह इस्पात, वाहन संयोजन, खनिज तेल की प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, चीनी मिले, सूती कपड़ा, रेशम ऊनी कपड़ा उद्योग और खाद्य उद्योग, ऐसे अनेक उद्योग यह ब्राजील के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में इनका विकास हो चुका है। लेकिन पूर्व मतलब देश के एक ही साइड में इन उद्योगों का विकास हो चुका है। और इसके साथ साथ इसके अलावा पूर्वोत्तर एवं पश्चिम प्रदेशों में इनका विकास हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ अनेक प्राकृतिक अपवाद के कारण वहाँ विकास नहीं हो चुका है। अमेजन नदी है, अमेजन का जंगल है, इसके अनेक कारणों से इस प्रदेश में विकास नहीं हो चुका है। और कोई बड़े बड़े उद्योग वहाँ जाने के लिए भी वहाँ तैयार नहीं है। लेकिन सरकार अभी क्या कर रहा है, वहाँ का देश के एक जगह पे ही विकास न हो, चारों ओर विकास हो, इसीलिए वहाँ सरकार अनेक उद्योगों को सरकार द्वारा वहाँ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अभी धीरे धीरे बाकी पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी प्रदेशों में भी आगे चल के ब्राजील का उद्योगों में विकास हो सकता है, क्योंकि वहाँ सरकार ने ही खुद उन उद्योगों को वहाँ जाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। जगह का निर्माण करवा के देना, सड़कों का निर्माण करना, रेल मार्गों का निर्माण करना, बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाना, पानी की व्यवस्था करना, ऐसे करने से जहाँ कोई जाता नहीं है, अगर ऐसी कुछ सभी सुविधाएं दिए तो हम सब लोग वहां जा सकते हैं। उसी प्रकार से वहां के ब्राजील सरकार द्वारा भी वहां उद्योगों को जाने के लिए अनेक सहायता करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि देश के पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी भाग में भी विकास होना चाहिए, यह सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ इस प्रकार हमने ब्राजील में प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग और पारंपरिक उद्योगों का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। यह हमने देखा है कि आपको मैंने चित्र के माध्यम से प्रौद्योगिक तत्वों पर चलने वाले उद्योग और पारंपरिक जो उद्योग है वो उद्योग यहाँ बताए हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे, ये देखिए, यह है प्रतीक चिन्ह, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो
अभी हम यह पहले प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद हम थोड़ा भारत में उद्योग कौन कौन से है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओएनजीसी, ओएनजीसी यह हमारे जो हम चित्र देख रहे हैं, ओएनजीसी है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, आरए है, सीएलडब्ल्यू है, एग्रीकल्चर का है, उसके बाद खादी और ग्राम उद्योग आयोग है, केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत है, और आरसीएफ। तो यह जो है उद्योग, यह हमारे देश के प्रमुख उद्योगों में से माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उद्योग है, लेकिन आपको कुछ जानकारी के लिए यह यहाँ दिखाए गए हैं। तो यह ओएनजीसी का मतलब है कि यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मतलब तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, यह ओएनजीसी है, जो कि हमारे समुद्र में, भारत के हिस्से का जो समुद्र किनारे में, समुद्र में भारत का जो जितना हिस्सा है वहां से यह खनिज संसाधन और नेचुरल गैस का उत्पादन किया जाता है। उसको हम ओएनजीसी हम कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये सब ये जो है उद्योगों को क्या है, ये लोगो है, उद्योगों के लोगो यहाँ दिया गया है। तो इसमें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में आता है कि लौह और इस्पात का निर्माण, यह कंपनी, यह उद्योग है। ठीक है, इसके साथ हम देख रहे आरे। तो आरे आपको पता है कि हमारे बम्बई में ही आरे है। हमें सबको मालूम है कि यहाँ जो है यह दूध संकलन किया जाता है। दूध के साथ साथ वहाँ नए अनेक डेयरियों का निर्माण किया जाता है। और दूध के जो प्रक्रिया करके, दूध के ऊपर प्रक्रिया करके अनेक पदार्थों का निर्माण इस आरे फूड फैक्ट्री में किया जाता है। हमें सबको मालूम है। ये सीएलडब्ल्यू मतलब यह एक रेलवे इंजन निर्मित एक उद्योग है। तो यहाँ खाली रेलवे इंजन का निर्माण किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि यह महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडल, ठीक है, तो ये जो है ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो यह महाराष्ट्र की में जो कृषि की जाती है उसका विकास होने के लिए यहाँ से अनेक योजना सरकार बनाता है, और ये भी एक सरकार का हिस्सा है। तो महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडल के तौर पे यह महाराष्ट्र में कृषि का विकास किया जाता है। देखेंगे दूसरा देखेंगे खादी और ग्राम उद्योग। ठीक है, तो यह भी एक खादी कपड़ा निर्माण करने के लिए उसको प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वदेशी वस्त्र का इस्तेमाल करो। तो भी यह खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना हुई और हम खादी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, निर्माण करते हैं। अभी देखेंगे केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत। तो भारत में जितना भी रेशम का उत्पादन होता है और उसका उत्पादन भारतीय केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत के तरह पे उसको देखा जाता है। अभी देखेंगे आरसीएफ। ये आरसीएफ मतलब क्या है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, तो यह एक किसानों को अच्छा खाद हो, दवाइयां हो, इसका पूर्ति करती है। जैसे कि हम देखते हैं, हम खेतियों में अनेक प्रकार के खाद डालते हैं, हर एक अनाज के लिए, गन्ने के लिए, कपास के लिए खेती करते हैं, मतलब सबके लिए हमारे खेती में खाद की आवश्यकता होती है। तो ये आरसीएफ के माध्यम से, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर के माध्यम से यहाँ अनेक केमिकलों और खादों का निर्माण कर यह सरकार द्वारा यह उसकी जांच कर यह किसानों तक दिया जाता है। इसके हम देखते हैं इफको कंपनी है, अनेक प्रकार के कंपनियां हैं, उनका खाद हमें इस आरसीएफ के माध्यम से हमें मिलता है। तो यह हो गए हमारे प्रतीक चिन्ह, जो कि हमारे भारत में कौन कौन से उद्योग है चल रहे हैं। तो जानकारी के लिए थोड़ी दिए, इधर आपको जानकारी बताइए। देखिए अभी भारत में उद्योग,
तो हम उसका उद्योग का भी मैंने आपको जानकारी बताई है कि अभी कुछ उसके प्रश्न और उत्तर है, तो हम देखेंगे। देखिए, तो भारत में उद्योग आकृति आकृति 8.4 में दिए गए प्रतीक चिन्हों का निरीक्षण कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, बताइए कि ये प्रतीक चिन्ह किन उद्योगों से संबंधित है। अभी जो मैंने आपको बताया है कि सभी चिन्ह जो है, ये सभी चिन्हों का मैंने अर्थ बताया है। तो देखिए उत्तर में भी ये प्रतीक चिन्ह हमें नैसर्गिक वायु उत्पादन, स्टील उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, रेल ईंधन निर्माण, रासायनिक खाद्य निर्माण, रेशम वस्त्र निर्माण, खादी और ग्राम उद्योग, वस्तु निर्माण, कृषि से संबंधित उत्पादन इत्यादि से है। तो मैंने आपको ये 8 लोगो है हमारे, इस 8 लोगों का अर्थ मैंने आपको बताया है। और इसकी ही यह पहला प्रश्न पूछा गया है कि एग्जाम में भी आ सकता है, आपको ध्यान देखिए सुनिए। और उसके बाद प्रश्न दूसरा है, इन उद्योगों के लिए किन कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है बताएं और उसके अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया है, तो यहाँ इन उद्योगों के लिए किन कच्चे मालों का कौन कौन से, ये मैंने आपको बताया, मैंने कौन सा कच्चा माल लगता है उसका वर्गीकरण करना है हमें। ठीक है, तो देखिए इन उद्योगों के लिए नैसर्गिक वायु लगता है, वायु, लौह और इस्पात, दूध, रेशम धागा, कपास, विविध कृषि उत्पादन इत्यादि कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है, तभी यह उद्योग चलते हैं। ठीक है, तो यह कच्चा माल उनको अगर मिलेगा तभी यह उद्योग चलते हैं। इसलिए हमारे देश में जो संसाधन है, नैसर्गिक वायु है, तेल है, लौह इस्पात है, दूध है, रेशम धागा है, कपास, यह कच्चा माल का उपयोग कर ये सभी जो मैंने आपको बताया, तो इसका ये उद्योग चलते हैं। तो इनके लिए, इन उद्योगों के लिए एक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। प्रश्न तीसरा है, एक कच्चा माल भारत के किस प्रदेश से आता है। देखिए, तो अभी कौन कौन से प्रदेश से आता है, तो हमें मालूम है कि इन उद्योगों के लिए विविध भागों से यह कच्चा माल उपलब्ध होता है। उदाहरण आर्य उद्योग के लिए महाराष्ट्र से, ग्रामीण भाग से कच्चा माल आता है। तो महाराष्ट्र में, बंबई में है आर्य, तो कच्चा माल क्या आएगा उसके लिए, दूध। तो जितना भी दूध होता है वो टैंकरों से आर्य फैक्ट्री में आता है, दूध संकलन किया जाता है और उसके ऊपर अनेक प्रक्रिया करके अनेक पदार्थ बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ CLW उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड, इस राज्य के से कच्चा माल आता है। क्या है उस पश्चिम बंगाल और झारखंड में, वहां से CLW उद्योग चलता है। तो वहां बड़ी मात्रा में लौह और इस्पात के बड़े बड़े खदान हैं। वहां से जो कच्चा माल चाहिए वो बन के कंपनियों में उसका जो लौह है रेल इंजन बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि भारत में विभिन्न स्थानों पर उद्योग स्थापित हुए हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन, आर्थिक संसाधन, मांग इत्यादि कारकों के कारण उद्योगों में असमान वितरण दिखाई देता है। देखिए, भारत में विभिन्न स्थानों पर उद्योग स्थापित हुए हैं और कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन, आर्थिक संसाधन, मांग इत्यादि कारकों के कारण क्या होता है, उद्योगों में समानता दिखाई देती नहीं है। और समानता है क्योंकि हमें मालूम है अभी भी हमारे देश में ऊर्जा संसाधन बहुत कम है। हर एक उद्योगों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। अभी भी हम देखते हैं 2020 में जी रहे हैं, फिर भी हमारे इधर ग्रामीण भागों में देखेंगे, कहाँ भी जाके देखेंगे तो बिजली की आपूर्ति है, लोड शेडिंग होता है। तो यह एक कौन से भी व्यवसाय के लिए प्रमुख संसाधन है, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो उसके बाद आर्थिक संसाधन इत्यादि के कारण हमारे देश में, पूरे देश में उद्योगों में असमानता वितरित तो हो चुकी है और असमान वितरण दिखाई देता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में धात्विक खनिजों के भंडार है। इसलिए भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर भाग में धातु निर्माण उद्योग स्थित है। तो देखिए झारखंड में हम देखा, आप भी बोला मैंने, वहां से बहुत बड़े खदान हैं, वहां से पत्थर वाला कोयला जो रेलवे इंजन के लिए कंपनियों के लिए, कारखानों के लिए कोयला लगता है।
तो ये वहाँ बड़ी मात्रा में झारखंड में कोयला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ऐसे भागों में क्या है, राजस्थान में, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में धात्विक खनिजों के भंडार बड़ी ही मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। यह इसलिए भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर भाग में क्या है, धातु निर्माण स्थित है। ठीक है, देखिए अभी आपको मैं एकदम चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे खदान रहते हैं, कैसे खदान से वहाँ संसाधन निकाला जाता है। देखिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यह हमें धात्विक संसाधन के भंडार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले चित्र में देख सकते हैं कि वहाँ बड़ी मात्रा में कोयला उत्पादन किया जाता है। उसके बाद दूसरी चित्र में देख रहे हैं कि धात्विक संसाधन भी वहाँ बड़ी मात्रा में वहाँ पाए जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और ये हम इसके माध्यम से हम देख रहे हैं। उसके बाद तीसरी चित्र में भी यह अनेक उद्योगों का वहाँ विकास होने के लिए यह खदान वहाँ के जो राज्य है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बहुत ही बड़ी मात्रा में धातु निर्मित का उद्योग, धात्विक खनिजों के भंडार इस झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। यह हम इस चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे खदान होते हैं, और इस खदानों से एक कच्चा माल निकालकर इसके अंदर अंश होता है, धात्विक अंश होता है, और उस अंश को अलग कर कर वहाँ कारखानों में उसके ऊपर प्रक्रिया कर कर इससे उत्पादन किया जाता है। देखेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में धात्विक खनिजों के भंडार। तो देखिए ये मैंने आपको देखा बताया कि देश के पूर्वोत्तर में पूर्व में ज्यादा विकास हुआ है, तो सही है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक में थोड़ा, और तमिलनाडु में भी धात्विक खनिजों के भंडार है। तो देख रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश की खनिज संपदा देख रहे हैं, उसके साथ साथ कर्नाटक में कैसा उसका उत्पादन हो रहा है, उसका किस प्रकार खनन हो रहा है। उसके बाद तमिलनाडु, यह भी धात्विक खनिजों के भंडार है, बड़ी मात्रा में वहाँ खनिज पाया जाता है, खनिज संसाधन। अगर इसके इन उद्योगों के कारण हमारे भारत देश का आर्थिक विकास और रोजगार सबको मिल रहा है। तो हमारे भारत देशों में जो उद्योग है, प्रमुख उद्योग, जिसका भी हमारे देश के लिए, भारत के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ा उसकी साथ हमें मिल रही है। यह इस उद्योगों का भी विकास बड़ी मात्रा में हो चुका है। तो यह हम देख रहे हैं कि अभी देखा हमने कि भारत में जो खनिज संसाधन में हम देख रहे हैं कि इसमें उत्खनन जो कार्य है, खनन कार्य के कारण भारतीय भी अर्थव्यवस्था अभी हमारी मजबूत हो रही है। और इसके कारण जो इसके ऊपर जो चलने वाली जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय को भी बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी मिल रही है। तो यह हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए, तो इस प्रकार अधिकांश लौह इस्पात के उद्योग इस भाग में केंद्रित है। जहाँ कच्चा माल का निर्माण होता है, मिलता है, उसी जगह पे उद्योगों का विकास होता है। तो इस कारण वहाँ अधिकांश लौह इस्पात के उद्योग इस भाग में केंद्रित हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर उपलब्ध कोयले और लौह अयस्क के भंडार है। अभी आपको दिखाया मैंने कि बड़ी मात्रा में यहाँ कोयला जो हम देख रहे हैं पहाड़ जैसे, तो यह कोयले के खदान, तो ये खनन कार्य चल रहा है, और धात्विक भी खनन कार्य चल रहा है। तो यह क्या है, वहाँ इस इलाके में बड़ी मात्रा में वहाँ भंडार है, इसलिए वहाँ यहाँ के जो उद्योग है, वहाँ के उद्योग वहाँ केंद्रित हो चुके हैं। इसलिए हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और भी मजबूत करने में उनकी सहायता मिलती है। तो साथ ही दामोदर महानदी की घाटी में जल विद्युत और हीराकुंड परियोजना जैसी अनेक औष्मिक शक्ति संयंत्रों से मिलने वाली अखंडित एवं सस्ती बिजली के कारण यह प्रदेश धात्विक उद्योगों के लिए अनुकूल है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई भी उद्योग होने के लिए वहां हमें अनेक सुविधा होनी चाहिए। उन सुविधाओं से कारण हम अपने औद्योगिक विकास कर सकते हैं,
इसके साथ हमारे भारत देश का भी विकास हो सकता है। तो वहाँ तो कोयले के वहाँ तो संसाधन के भंडार है, वहाँ तो उद्योगों का निर्माण हो चुका है, लेकिन दामोदर नदी और महानदी की जो घाटी में वहाँ जो उद्योगों को जल विद्युत और हीराकुड परियोजना जैसी अनेक औष्मिक शक्ति संयंत्रों से वहाँ अखंडित बिजली वहाँ उद्योगों के लिए मिलती है। मैंने आपको पहले बोला था कि हमें कौन से भी उद्योगों के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली होती है तो वहाँ उद्योग चलते हैं। अभी सब तंत्रज्ञान के माध्यम से सब उद्योग चलते हैं, उसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है और वहाँ अखंडित मतलब कभी बंद नहीं होती है। तो ऐसे उद्योगों को यह बिजली 24 घंटा दी जाती है, इसलिए यह प्रदेश धात्विक उद्योगों के लिए अनुकूल हो चुका है। उसके देखिए अब हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में लौह इस्पात, मैग्नीज एवं एल्यूमिनियम यह खनिज पाए जाते हैं। देखिए आपको चित्र में आपको दिखा रहा हूँ कि हम खाली सुनते हैं, हमें हाँ मैग्नीज है, एल्यूमिनियम। हेलो सर, हाँ वेळ झाला सर. वेळ झाला का? हो. बरं ते मग स्टॉप करू का सर? नाही क्वेश्चन आन्सर घ्या ना मुलांचे. अजून पुढे होतं सर शिकवत. आहे 2-3 मिनिटं आहेत अजून. क्वेश्चन थोडं दाखवतो थोडं. हाँ ठीक है. ठीक ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिए यहाँ कर्नाटक में लौह इस्पात, मैग्नीज एवं एल्यूमिनियम यह खनिज पाए जाते हैं। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से यह खनिज संसाधन दिखाई दे रहा हूँ। उसके साथ साथ हम यहाँ थोड़े मेरा पेज आगे गया है। एक मिनट। तो यहाँ हम खनिज संसाधन देख रहे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु में एल्यूमिनियम उद्योग विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम उद्योग है। इसी प्रकार से कृषि पर आधारित उद्योगों का कपास, पटसन एवं चीनी उद्योगों का केंद्रीकरण कच्चे माल के प्रदेश में होता है। देखिए यहाँ भी अपने देश में भी चीनी मिलें हैं, कपड़ा उद्योग है, यह भी हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उसका विकास हो चुका है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चीनी का बड़ी मात्रा में उद्योग किया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग इत्यादि विविध राज्यों के वन प्रदेशों में भी पास कागज, प्लाईवुड, माचिस, राल, लाख, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण इत्यादि। तो ये भी हम देख रहे हैं कि पहले चित्र में कागज का निर्माण हो चुका है, दूसरी इसमें उच्च प्रति का प्लाईवुड बना चुका है। इसके बाद माचिस, तो माचिस भी निर्माण करने के उद्योग वहाँ है। इस कारण यहाँ बड़ी मात्रा में अपने देश का विकास हो चुका है। इसके साथ साथ अपने देश में लाख और लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। लाख से अनेक प्रकार की चूड़ियां, दुल्हन की चूड़ियां, घर में पहनने वाली चूड़ियां, लाख की चूड़ियां हम देखते हैं। उस प्रकार से अनेक वस्तुएं भी लाख से बनाई जाती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और एक औरत है यहाँ देखिए, तो लाख का जो वनस्पति है उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है वो भी दिखाई दिया गया है। और उसके बाद लकड़ियों से आकर्षक वस्तुएं जो कि हम घर में रख सकते हैं कि खरीद सकते हैं, तो यहाँ बैलगाड़ी मैंने आपको दिखाई है। तो अनेक प्रकार से अच्छी अच्छी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उसका अच्छी तरह से यह भारत की अर्थव्यवस्था में विकास हो चुका है। तो देखिए उसके साथ साथ वन उत्पादन पर आधारित उद्योग केंद्रित हो गए हैं। कोकण एवं केरल के तटीय प्रदेशों में काती, फल, प्रशंसक, मांस प्रसंस्करण इत्यादि उद्योगों का केंद्रीकरण हो चुका है। देखिए तो हमारा जो कोकण का किनारा है केरल, ये समुद्र तट से नजदीक है। तो इसके बाद वहाँ होने वाले जो फल है और जो कच्चा माल के ऊपर प्रक्रिया उद्योग है, तो यहाँ देख सकते हैं मछली है, उसके बाद जो कुछ फल है उससे प्रक्रिया करके या मसाले के पदार्थ हो, इस प्रकार से यह किया जाता है। बस सर कोयले। हाँ वेळ झाला. ठीक है चला सर, धन्यवाद बच्चों। हाँ एक मिनट. हाँ बच्चों किसी को कुछ सवाल पूछना है तो वो अपना माइक ऑन करो. नहीं का? हेलो हेलो सर. हाँ बोल बेटा। सर इस्पात मतलब क्या होता है? बेटा
यह एक पोलाद है, पोलाद, लोह पोलाद। इस्पात मतलब पोलाद। यह हम रेल पटरियों के लिए बनाने, रेल पटरियां जो होती है ना, उससे ही बनती है वो बेटा। उसको, इस्पात को हम क्या बोलते हैं? पोलाद कहते हैं। लोह 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 और पोलाद। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अजहर, अजहर पूछो। और किसी को सवाल पूछना है? अपना हैंड ऊपर कीजिए, हैंड राइज कीजिए। हाँ नेहा। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ब्राजील के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? हाँ बेटा, एक मिनट तुझे बताता हूँ मैं। ब्राजील के प्रधानमंत्री का नाम है, ब्राजील के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बेटा, बेटा राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति वहाँ जागर बोलोसोनारो। यह हमारे ब्राजील के राष्ट्रपति है। और उनको हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने अगले साल के गणतंत्र दिवस के लिए उनको प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और हमारे जो भारत और ब्राजील के देश बीच में, जो मैं अभी पढ़ाना मेरा बाकी था, आपको बोलने वाला था, जो हमारे जो ब्रिक्स ब्रिक्स जो सम्मेलन है, जो ब्रिक्स हमारा जो ग्रुप है, इसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका है। तो ब्राजील भी और भारत भी उसका हिस्सा है। तो इसकी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही, कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हो चुकी है इसकी राष्ट्रपति के साथ। तो उन्होंने आमंत्रित दिया है कि अगले से गणतंत्र के लिए हमारे देश में ब्राजील के राष्ट्रपति आने वाले हैं। ठीक है, यह उनका जाहिद, नाम है। जाहिद पूछो। सर लाख क्या होता है वो सर, कहाँ से पाया लाख, जाता है? हाँ लाख जो है वो लाख, एक जो दुल्हन के हाथ में जो तुम देखते हैं ना चूड़िया, आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जो चूड़िया जो बनती है दुल्हन को पहनने के लिए। हाँ, और महाराष्ट्र में भी यहाँ बहुत सारी औरत लोग अपने मकर संक्रांत हो, अनेक त्योहारों में यह एक अच्छा प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है। जो लाख है उसको लाख बोलते हैं। ठीक है, तो उसको उत्पादन भी हमने देखा है।